एंटी ट्यूसिव ड्रग। तो जब कभी भी टर्म एंटी ट्यूसिव होता है आता है तो ये कफ से संबंधित है, स्वाभाविक है कफ से संबंधित है। लेकिन कफ से संबंधित क्या है, तो बहुत सिंपल इसका परिभाषा है कि जो कफ के सिम्टम से रिलीफ दिलवाता है, रिलीफ उत्पन्न करता है, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ उत्पन्न करता है कफ से, तो वो एंटी ट्यूसिव होता है। तो थोड़ा सा ये समझना होगा कफ क्या है। कफ तो कफ के मतलब खांसी उत्पन्न होना होता है, और लेकिन ये जानना है कि कफ एक डिफेंसिव प्रक्रिया है, यानी जब रिस्पायरेटरी ट्रैक में, चाहे वो ट्रैकिया हो, चाहे नेजल चैम्बर से होता हुआ ट्रैकिया, चाहे ट्रैकिया के नीचे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स, तो अगर कोई भी रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई भी इरिटेंट, कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो बॉडी जो है कफ के द्वारा उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को कफ कहते हैं। खांसी इसलिए उत्पन्न होता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है क्लियर हो, ताकि श्वास आसानी से, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आसानी से हो सके, संपन्न हो सके, सांस लेने में किसी प्रकार के कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए डिफेंसिव प्रोटेक्टिव प्रक्रिया है, कफ होना एक प्रोटेक्टिव प्रक्रिया है। अब ये यहाँ जो शो किया गया है, देखिए एंटी ट्यूसिव जो मार्केट में डिफरेंट प्रिपरेशन, जो यहाँ देखिए मैंने ये भी बोला एंटी ट्यूसिव जो है मार्केट प्रिपरेशन, तो जस्ट एक दिमाग में पिक्चर आना चाहिए कि जो एंटी ट्यूसिव पढ़ रहे हैं तो ये सब मार्केट में प्रिपरेशन है, और ये नॉलेज होना चाहिए। और ख़ास करके जो भी मार्केट में यहाँ प्रिपरेशन जो शो किया गया है, देखिए कोरेक्स डीएक्स, प्लेन कोरेक्स भी होता है, कोरेक्स डीएक्स, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो कि एक जो है एंटी ट्यूसिव ड्रग है और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटी ट्यूसिव ड्रग है। इसमें भी देखिए डेक्सोमेथोर्फेन शो किया गया, क्लिंटस, ये सब जो है इसमें डेक्सोमेथोर्फेन, यानी मोस्टली जो है जो प्रोडक्ट शो किए गए उसमें डेक्सोमेथोर्फेन है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के साथ साथ जो है किसी में कोडिन सल्फेट, कोडिन फॉस्फेट, ये सब का प्रयोग जनरली एंटी ट्यूसिव के रूप में किया जाता है। और आप लोग अगर फार्माकोग्नोसी में पढ़े होंगे तो एंटी ट्यूसिव ड्रग, क्रूड ड्रग, तो उसमें देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा तुलसी हुआ, वशाका हुआ, ये सब एंटी ट्यूसिव के रूप में है। तो ये सारे अब ये जो हम कफ के चर्चा कर रहे थे, कफ जो है दो प्रकार का होता है कफ। तो कफ ये एंटी ट्यूसिव का डिफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जनरली कफ सप्रेसेंट होता है, कफ को सप्रेस करता है। और ये बड़ा स्वाभाविक रूप से ये याद रहना चाहिए कि ओवरऑल कफ सेंटर जो होता है वो ब्रेन के मेडुला में होता है। तो जितने भी एंटी ट्यूसिव ड्रग जो भी आगे पढ़ेंगे, उन सभी का जो एक्शन जो होगा मीडिएटेड थ्रू जो है सीएनएस, मेडुला, कफ सेंटर के द्वारा। तो एंटी ट्यूसिव का संबंध डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कफ सेंटर के द्वारा होता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो हम जैसा कि चर्चा कर रहे हैं कि कफ दो प्रकार का होता है, प्रोडक्टिव कफ कहलाता है, दूसरा नॉन प्रोडक्टिव कफ कहलाता है। प्रोडक्टिव कफ के मतलब कफ रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है उसमें सिक्रीशन होने के कारण, बलगम जमा होने के कारण, मॉइस्ट बलगम, ये यहाँ ध्यान देना है कि मॉइस्ट बलगम होता है जिस कारण रिस्पायरेटरी ट्रैक में रुकावट उत्पन्न होता है, और उसको एक्सपेल करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो है वो कफ होता है, कफ उत्पन्न, जो कि हम पहले ही कहते हैं कि कफ एक प्रोटेक्टिव डिफेंस प्रक्रिया है। तो उसको रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए जो है ये उत्पन्न होता है। तो ये प्रोडक्टिव। दूसरा जो है नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है इसको हम ड्राई कफ भी कहते हैं, यानी बलगम अंदर है वो बिल्कुल सूख गया है, शुष्क हो गया है, तो ड्राई कफ कहा जाता है। और ये ड्राई कफ जो है उसके तुलना में, प्रोडक्टिव कफ के तुलना में, मॉइस्ट कफ के तुलना में ये ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये ध्यान रखना है, इट इज मोर हार्मफुल। थोड़ा सा अब इसका चर्चा करेंगे कफ रिसेप्टर, कफ रिसेप्टर। ये हम लोग सभी पढ़े हैं कि कोई भी रिसेप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, और ड्रग के एक्शन, चाहे स्वाभाविक एक्शन होने के लिए
रिसेप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो रिसेप्टर जो होंगे वो कहाँ होते हैं, तो ये रिसेप्टर होता है म्यूकोसा ऑफ ब्रोंकियल ट्री, नोज से लेकर ब्रोंकाई तक जो होते हैं, तो वहाँ उसके म्यूकोसा में रिसेप्टर्स होते हैं। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि रिसेप्टर किस तरह से अपना एक्शन उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, द इम्पल्स क्रिएट होगा फ्रॉम दीज रिसेप्टर आर ट्रांसमिटेड। इम्पल्स जो कफ रिफ्लेक्स कह लीजिए, इम्पल्स जो क्रिएट होगा, वो इम्पल्स हम अभी वो डिस्कस किए थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कफ सेंटर से इनका संबंध होता है एंटी टिश्यू का। तो कफ सेंटर तक जो इम्पल्स को सूचना पहुंचाने का जो है कोई ना कोई नर्व द्वारा होगा। तो वो नर्व कौन है, तो ये दो नर्व याद रखना है, वेगस नर्व और दूसरा ग्लोसफेरिंगियल नर्व। तो ये दो नर्व है जिसके द्वारा जो है ये रिसेप्टर मेडिएटेड इम्पल्स जो है वो वहाँ जाएगा। तो कफ सेंटर जो मेडुला में स्थित होता है वहाँ जाएगा, और वो जो है द कफ इज प्रोटेक्टिव प्रोसेस विच क्लियर द रिस्पेक्टिव पैसेज। तो ये मुख्य उद्देश्य कफ का है। तो ये कफ रिसेप्टर के बारे में थोड़ा चर्चा हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका बहुत ही सिंपल इजी क्लासिफिकेशन है। पहला जो है नारकोटिक। तो नारकोटिक को ओपियाइड एंटी टिश्यू भी कहा जाता है। ओपियाइड का मतलब ओपियम से रिलेटेड हुआ। तो ओपियम से रिलेटेड जो मोस्टली एज ए एंटी टिश्यू जो यूज किया जाता है वो देखिए कोडिन। अब कोडिन सल्फेट के रूप में, कोडिन फॉस्फेट साल्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसका सिरप के रूप में यूज किया जाता है, टैबलेट के रूप में आता है। तो ये एंटी टिश्यू के रूप में जो है नोस्कैपिन, अगेन ये जो है ओपियाइड ओपियम में पाए जाने वाला केमिकल कंजुएंट नोस्कैपिन, जो कि इसका इस एंटी टिश्यू के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक जो है मॉर्फिन हाइड्रोकोलाइड। तो ये मुख्य है मॉर्फिन, लेकिन मॉर्फिन हाइड्रोकोलाइड चूँकि इसका ड्रग एडिक्शन इन दोनों की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए एज सच क्लिनिकली जो है इसका प्रयोग एंटी टिश्यू के रूप में लगभग नहीं के बराबर किया जाता है, क्योंकि इसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए दूसरा जो है नन नारकोटिक या इसको नन ओपियाइड एंटी टिश्यू भी कहा जाएगा। और इसमें हम जैसा कि पहले आपको बताए थे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जो काफ़ी इसका प्रयोग किया जाता है मार्केट में का इसका प्रोडक्ट विभिन्न कंपनी विभिन्न नाम से, ट्रेड नाम से बनाती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट साल्ट है बेंजोनाटेट, फिर है मेथाडोन और डाइफिनाइल हाइड्रामिन। देखिए डाइफिनाइल हाइड्रामिन जो है एक्चुअल में एंटी टिश्यू के साथ साथ मेन जो इस चैप्टर जो है वो एंटी हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो एंटी एलर्जी कहा जाता है, एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जी कहा जाता है। तो चूंकि ये CNS डिप्रेसेंट एक्शन रखता है, तो इसलिए कफ सेंटर को भी डिप्रेस करेगा, और इसलिए इसका जो है यहाँ मेंशन किया गया है। लेकिन ओरिजिनली मूल रूप से ये एंटी हिस्टामिनिक यानी एंटी एलर्जी चैप्टर का ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटी टिश्यू का, तो यहाँ दो क्लास ऊपर बताया गया है। तो दोनों क्लास का देखिए क्या है, नारकोटिक एंटी टिश्यू जो है बहुत दोनों का दो लाइन में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बहुत सिंपल है। देखिए अभी हम बता रहे थे कि डायरेक्ट कफ सेंटर जो मेडुला में स्थित है, तो ओपियोड एंटी टिश्यू जो होते हैं वो डायरेक्ट कफ सेंटर जो मेडुला में स्थित है उसको सप्रेस करेंगे। तो सप्रेस करने से सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स थ्रू द डायरेक्ट एक्शन ऑन कफ सेंटर। कफ रिफ्लेक्स सप्रेस होगा तो इसके रिस्पॉन्स में जो है कफ जो उत्पन्न होता है वो रुकेगा, चाहे कम होगा, जिसके वजह से कफ के द्वारा जो भी सिम्टम होते हैं उससे राहत मिलेगी, आराम मिलेगी, और यही एंटी टिश्यू है। दूसरा जो है नन नारकोटिक जो है वो डायरेक्ट कफ सेंटर को डिप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि वो करते हैं, देखिए यहाँ जो लिखा है नंबिंग और एबॉलिश द कफ रिसेप्टर। यहाँ देखिए कफ रिसेप्टर, तो मैं कह रहा कि इसका इनडायरेक्ट एक्शन हुआ, कफ रिसेप्टर
उसके थ्रू जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको जो पैरालाइज करेंगे, उसको रोकेंगे। जब उसको रोकेंगे तो कफ सेंटर जो है मेडुला में स्थित, वहाँ इम्पल्स नहीं जाएगा और इस तरह से जो है इससे आराम, कफ से आराम मिल जाएगा। तो ये सिंपल ये दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अब इंडिविजुअल कुछ जो इम्पोर्टेंट ड्रग है इसका, उसकी चर्चा कर लें। कोडिन तो हम पहले बताएं कि ओपियाइड अल्कोलॉइड में है, यानी ओपियम में पाया जाने वाला एक अल्कोलॉइड है कोडिन सल्फेट या फॉस्फेट ग्रुप में। तो ये क्या करता है, चूँकि ये डायरेक्ट जो है CNS एक्टिविटी होगा और ये काफ़ी पॉपुलर एंटी टिश्यू ड्रग है, लेकिन इसमें भी ड्रग एडिक्शन, एडिक्टिव प्रभाव ये रखता है, लेकिन हाँ मॉर्फिन की तुलना में कम है, इसलिए इसको एज ए एंटीटिसिव यूज कप सिरप चाहे टैबलेट के रूप में किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन, इन कंट्राइंडिकेशन वर्जित, इन कंडीशन में इसका बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी प्रकार के व्यक्ति विशेष को जो है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो, किसी भी कारण से श्वसन क्रिया की अगर कमी है, डिप्रेशन है, प्रॉपर श्वसन क्रिया नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में कतई इसका, क्योंकि और डिप्रेस हो जाएगा तो और सीवियर कंडीशन हो जाएगा। सीजर्स का कंडीशन है, दौरे का अगर स्थिति है तो उसमें नहीं देना चाहिए, और हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देना चाहिए। अब हम करते हैं शुरू नन नार्कोटिक में। नन नार्कोटिक का हम पहले बता चुके हैं, ये जो है नार्कोटिक की तुलना में ये इसका एक्शन, इसका इफेक्ट उसके तुलना में कम होता है। तो इसका है बेंजोनार्टेट, ये नन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट है, जो कि एंटी टिश्यू कफ सप्रेसेंट होते हैं। और ये किस तरह से हम पहले बता चुके हैं कि ये जो है थ्रोट के मतलब ट्रैकिया लंग्स में जो कफ रिफ्लेक्स उत्पन्न होता है उसकी एक्टिविटी को कम करके, तो इम्पल्स कम पहुंचेगा, जिसके वजह से जो है उसके रिस्पॉन्स में जो है कफ उत्पन्न कम होगा, चाहे नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट इसका हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्किन रैशेस, ड्राउजनेस और स्टोमक अपसेट, ये सब एडवर्स इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट, अच्छा वो एडवर्स इफेक्ट था उस साल्ट का बेंजोनार्टेट, और ये एडवर्स इफेक्ट जनरल है कि जितने भी, चाहे वो नार्कोटिक एंटीटिसिव हो चाहे नन नार्कोटिक एंटीटिसिव हो, तो जनरली चाहे कोई भी साल्ट हो तो उसका एक जो है एडवर्स इफेक्ट डिजीनेस, नौसिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजनेस, हेडेक। इसका कंट्राइंडिकेशन जनरली है एस्थमा। एस्थमा में एंटीटिसिव नहीं देना चाहिए। हेड अगर इंजरी है तो नहीं देना चाहिए, और हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं देना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटी टिश्यू एजेंट और ड्रग। थैंक